नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर शुरुआत करेंगे पेपर लीक की खबर से। पेपर लीक के कारण आज फिर एक एग्जाम रद्द करना पड़ा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज ड्रग इंस्पेक्टर्स के एग्जाम को रद्द कर दिया। 22 मार्च को एग्जाम हुआ, 12 जून को रिजल्ट आया, जुलाई में इंटरव्यू हुए, 22 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आया। 485 उम्मीदवार अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज एमपीएससी ने ऐलान कर दिया कि यह एग्जाम दोबारा होगा। पता लगा ये एग्जाम 20 मार्च को ही लीक हो गया था। और बड़ी बात यह कि क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जिन 6 लोगों को अरेस्ट किया, उनमें महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का अंडर सेक्रेटरी और 2 सेक्शन ऑफिसर भी शामिल हैं। एक कोचिंग संचालक को भी पकड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार पेपर लीक का पैटर्न भी बिल्कुल वही है जो नीट के पेपर में था। सिस्टम में बैठे लोगों ने ही गड़बड़ की। परीक्षा से पहले पेपर को लीक किया, बड़ी रकम लेकर उम्मीदवारों को क्वेश्चन के सेट्स दिए गए और ज्यादातर वही सवाल परीक्षा में आए। राजस्थान से भी आज इसी तरह की खबर आई। राजस्थान में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भर्ती में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने पहुंचा, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो पता लगा उसने फॉर्म भरते वक्त जो डिग्री फाइल की थी वो भी फर्जी थी और ज्वाइनिंग से पहले जो डिग्री दी वो भी नकली निकली। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही फर्जी डिग्रियां बांटने का रैकेट चला रहा था। ये खबरें चिंता पैदा करने वाली हैं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे अफसर पेपर लीक करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पैसे लेकर फर्जी डिग्री बांटेगा, तो नौजवानों के भविष्य का क्या होगा। महाराष्ट्र का पेपर लीक हो या मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री का मामला, इसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और पहले आपको बताता हूं एमपीएससी के पेपर लीक के बारे में। महाराष्ट्र में जो 485 नौजवान ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी पाने का सपना देख रहे थे, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार था, अब उनका सपना टूट गया। उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने 22 मार्च को हुए इस इम्तिहान को रद्द करने का फैसला किया है। इस एग्जाम का प्रोसेस 1 साल से चल रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए पिछले साल जुलाई में विज्ञापन जारी हुआ। 22 मार्च को महाराष्ट्र के 6 डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑफलाइन एग्जाम हुआ। रिजल्ट जून में आ गया। पिछले महीने इंटरव्यू हो गए, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिटर्न एग्जाम का पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले 20 मार्च को ही लीक कर दिया गया था। हैरानी की बात है कि पेपर लीक की शिकायत की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस समय से गंभीरता से नहीं लिया। भर्ती के प्रोसेस को जारी रखा। 485 कैंडिडेट को सफल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस दौरान एग्जाम में गड़बड़ी के सबूत सामने आ गए। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ साथ शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया। प्रेशर में आकर एमपीएससी ने जांच करवाई। जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई और मुंबई पुलिस ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में माना कि पेपर लीक तो हुआ था, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ एक कैंडिडेट को फायदा मिलने के सबूत मिले। क्राइम ब्रांच ने इस केस में 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद एमपीएससी के पास सारे एग्जाम को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एग्जाम रद्द हो गया, लेकिन रोहित पवार इससे संतुष्ट नहीं है। उनका दावा इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। 40-40 लाख रुपए लेकर पेपर कैंडिडेट्स को दिया गया, लेकिन सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। रोहित पवार ने कहा कि छोटे अफसरों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। आयोग के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को तुरंत हटाया जाए और उनके रोल की भी जांच की जाए। अभी कल रात को सिद्ध हुआ कि ये जो एफडीए का एग्जाम जो कुछ महीने पहले हुई थी महाराष्ट्र में, उसका पेपर या क्वेश्चंस वहां पे लीक हुए, ये प्रूफ हुआ और एमपीएससी ने एक ट्वीट करके वहां पे ये परीक्षा हम रद्द कर रहे हैं ऐसे बोला। लेकिन हम सबकी मांग है इस महीने के एंड तक अध्यक्ष और सेक्रेटरी एमपीएससी के वहां पे नैतिक जवाबदारी स्वीकारते वक्त उनके पद का राजीनामा उन्होंने देना चाहिए।
इसमें डेफिनेटली माफिया है, एजेंट्स है। एक एक पेपर 40 लाख को वहां पे बेचा गया और उस एजेंट को सपोर्ट कुछ अधिकारी लोगों का भी है। और ये आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी जो प्रतिमा है वो बहुत अच्छी नहीं है। आरटीओ के कमिश्नर जब वो थे उनके ऊपर बहुत अलग अलग लेवल के भ्रष्टाचार के एलिगेशन भी वहां पे हुए थे। ऐसी एक व्यक्ति सिर्फ महाराष्ट्र के एक प्रमुख भाजपा के नेता उनके वो मित्र होने के कारण उनको अगर एमपीएससी पे बिठाया जाता है और एमपीएससी के माध्यम से करीबन 30 से 35 लाख विद्यार्थियों का भविष्य वहां पे निर्भर है, वहां पे सिर्फ दोस्त को बिठाने के लिए बिठाते हैं और उसके बाद एक तो एक्साइज का इंटरनल पेपर का मार्किंग पैटर्न लीक हुआ और अभी ये एफडीए का जो महत्वपूर्ण पेपर है वो लीक हुआ, तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। उनको वहां पे घर भेजो और वहां पे नया एक अच्छा अध्यक्ष दे दो, ऐसे हमको सरकार को मांग कर रही है। ये बात तो सही है कि रोहित पवार इस मामले को पिछले कई दिनों से लगातार उठा रहे थे, लेकिन वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। पेपर लीक का ये केस असल में एक्सपोज हुआ गौरव पाटिल नाम के एक लड़के की वजह से। इसी लड़के ने सबसे पहले पेपर लीक की बात एक सोशल एक्टिविस्ट को बताई। दोनों ने एमपीएससी को शिकायत भेजी। इसके बाद जांच हुई। जांच में गौरव पाटिल का रोल भी संदिग्ध मिला, इसलिए गौरव पाटिल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एमपीएससी के 3 अफसर भी हैं। क्राइम ब्रांच ने एमपीएससी के अंडर सेक्रेटरी अभिजीत के साथ साथ एमपीएससी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर गोपाल मराठे और विश्वेश्वर नकाते को पेपर लीक के केस में पकड़ा है। इनके अलावा नंदुरबार में कोचिंग सेंटर के संचालक प्रवीण पाटिल, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में 7th रैंक हासिल करने वाली ऋतुजा पाटिल के पिता अमृत पाटिल और इस मामले की शिकायत करने वाले ऋतुजा पाटिल के दोस्त गौरव पाटिल को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोर्ट ने 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पेपर लीक का खुलासा हुआ कैसे। असल में जिस गौरव पाटिल नाम के लड़के को अरेस्ट किया गया है उसकी दोस्त थी ऋतुजा पाटिल। ऋतुजा ने ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में 7th रैंक हासिल किया। उसकी नौकरी पक्की हो गई। एग्जाम क्लियर करने के बाद ऋतुजा ने गौरव से बातचीत बंद कर दी। इससे खफा होकर गौरव ने एमपीएससी का पेपर लीक होने की बात अपने परिचित आरटीए एक्टिविस्ट ऋषिकेश गांगुर्दे को बताई और ऋषिकेश गांगुर्दे को सबूत दिए। सबूत के तौर पर ऋतुजा के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। इसके बाद दोनों ने एमपीएससी को शिकायत भेज दी। जो चैट पेपर लीक के सबूत के तौर पर दिखाई जा रही है वो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के तुरंत बाद की है। 22 मार्च को एग्जाम सेंटर से निकलकर ऋतुजा ने गौरव पाटिल को मैसेज किया कि उसे पेपर का जो सेट मिला था उसमें से 78 सवाल सेम थे। असल में ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर कुल 200 नंबर का था। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे। व्हाट्सएप पर ऋतुजा ने गौरव को बताया कि 78 सवालों के जवाबों को लेकर वो श्योर है। इसके अलावा उसने 13 सवाल तुक्का मारकर सॉल्व किए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ऋतुजा ने जिन 13 सवालों के जवाब तुक्के से दिए वो सारे गलत निकले। जो 78 सवाल पेपर लीक की मदद से सॉल्व किए, ऋतुजा के वही 78 जवाब सही निकले और उसे 156 नंबर मिले, 156, और मेरिट में उसे 7th रैंक मिला। जांच में पता चला कि ऋतुजा पाटिल के पिता अमृत पाटिल ने एमपीएससी का पेपर प्रवीण पाटिल से खरीदा। प्रवीण पाटिल नंदुरबार में कोचिंग क्लास चलाता है। पुलिस को जानकारी मिली कि प्रवीण पाटिल को यह पेपर एमपीएससी के अफसरों से मिला। जिन 3 अधिकारियों को अरेस्ट किया गया है उनके और कोचिंग संचालक प्रवीण पाटिल के बीच पैसों के लेन देन के सबूत भी मिल गए हैं। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इस पेपर लीक कांड में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि प्रवीण पाटिल जिस कोचिंग क्लास को चलाता है वहां ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा की पढ़ाई ही नहीं होती। इसलिए पुलिस को शक है इस मामले में प्रवीण पाटिल ने पेपर खरीदकर दूसरे लोगों को बेचा होगा। इसलिए पेपर लीक में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पेपर लीक की शिकायत करने वाले ऋषिकेश ने दावा किया कि मुंबई पुलिस और एमपीएससी इस मामले को छोटा करके बताने की कोशिश कर रही है।
एमपीएससी से पेपर कम से कम 50 लाख में बाहर निकला। इसके बाद आगे भेजा गया। महाराष्ट्र में एमपीएससी ने जो ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है वो लिया था, वो लीक हुआ था या ऐसे प्रूफ हमने एमपीएससी को दिए थे। जो 22 मार्च को एग्जाम हुआ था उसके 2 दिन पहले ही कुछ बच्चों को जिन्होंने मतलब 50 लाख 40 लाख करके लिया था, उन्हें पहले 2 दिन में ही मिला था और हमने वो एमपीएससी को दिया प्रूफ। एमपीएससी ने डिनाई किया और उनके अध्यक्ष और सचिव जी है वो हमें बोल रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आयोग की बदनामी कर रहे हैं, इनके ऊपर हम डिफेमेशन का केस करेंगे। लेकिन कल उनका नोटिफिकेशन आया है कि वो पेपर सच में लीक हुआ था और उसमें उन्होंने एक बताया और आज फिर से न्यूज आया उनके एमपीएससी के 3 अधिकारी भी उनको कस्टडी में ले लिया है। और अभी हमारी मांग यही रहेगी कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव जी है उन्होंने इसकी नैतिक जवाबदारी जो बोलते हैं वो लेके उनका इस्तीफा देना चाहिए। जब यह साबित हो गया कि महाराष्ट्र सर्विस कमीशन का पेपर अंदर से लीक हुआ तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं को महायुति की सरकार पर हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस नेता विजय वटेटीदार ने कहा कि एमपीएससी को क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक सभी सरकारी नौकरियों की भर्तियों का जिम्मेदारी देना ही गलत है। सरकार ने जानबूझकर करप्शन की व्यवस्था की है। अब अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वह एमपीएससी के ऊपर क्लास 1 से क्लास 4 तक के काम दे दिया। ये क्या करती है सरकार? अब सब रिक्रूटमेंट उनके हाथ में दिया, इनको रिक्रूटमेंट करना ही नहीं है। ये कुछ जो गड़बड़ी हो रही है और इसमें एमपीएससी अभी इनकी भी जांच की मांग मैं करूंगा। आने वाले दिन में मेरे पास में कुछ एविडेंस आए, कुछ सरकार के लोग मिलकर इसमें भी अपने नजदीक के लोगों को वहां पे शामिल करने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है, इसीलिए ये उंगली उधर बताते हैं। अब आपको अगर रिक्रूटमेंट करना है तो पहले हम लोग कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में क्लास 3 क्लास 4 की जगह का रिक्रूटमेंट करते थे और कलेक्टर को जिम्मेदार पकड़ते थे। काय को एमपीएससी जाना? तो ये सबको इनको वहां पे अपने रिलेटिव्स को पैसे लेकर रिक्रूटमेंट करना है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी रखेल रहे हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी एक्टिव हुए। अरविंद सावंत ने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम का पेपर ये लीक होना एक मामला है। महाराष्ट्र में ज्यादातर परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एग्जाम रद्द होने के बाद नौजवान ओवर एज हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत ही शर्म आती है, गुस्सा आता है। हमारे युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ हम कर रहे हैं। आपको पता है वो एग्जाम के लिए कितने प्रयास करते हैं बेचारे, और इतना प्रयास करने के बाद पेपर लीक हो गया। जो सिंसियर है, जो प्रामाणिकता से पढ़ाई करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा ज्यादा अन्याय होता है। तब तक उसकी उम्र आगे बढ़ गई तो कल को कहोगे अभी आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी उम्र 25 या 30 से आगे बढ़ी, अभी आप पढ़ ले, क्या करोगे? तो ये अच्छा नहीं लग रहा है सर। मुझे लगता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बहुत कड़े कदम उस बारे में उठाने चाहिए। बाकी जगह आप जो रुख बताते हैं वो रुख यहाँ होना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र के स्टेट होम मिनिस्टर योगेश कदम ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। योगेश कदम ने कहा कि पेपर लीक की प्रॉब्लम नई नहीं है। कांग्रेस के जमाने में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। योगेश कदम ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अगर विपक्ष के पास कुछ सुझाव हैं तो सरकार उन पर भी विचार करेगी। जब भी महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तौर पर उनके टाइम पे पेपर लीक हो रहे थे। आज तो युवा सामने आके बात कर पा रहा है, तो उनके वक्त, तो उनकी सरकार के वक्त तो युवा को सामने आके बोलने की भी एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी तभी दी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से 2 चीजें हैं, जब भी आप खुद सरकार में थे तभी आप कुछ कर नहीं पाए। आज मेरे ख्याल से जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज एज ए यूथ मिनिस्टर आई ऑल्सो फील कि चीजें गलत है, लेकिन उसमें बदलाव कैसे लाए, कौन सी पॉलिसी में हमें बदलाव लाना जरूरी है, किस में चेंजेस लाना जरूरी है, उसके ऊपर हमारा काम होना चाहिए। उसके ऊपर आपके कोई सजेशन आप हमें दीजिए ना, हम बिल्कुल आपको साथ में लेके ये करेंगे। पॉलिसी मेकिंग में अगर कोई, जैसे ऑनरेबल पीएम सर ने इसमें जो चेंजेस लाए हैं
जो बदलाव उस पॉलिसी में लाए हैं, तो मेरे ख्याल से वो जरूरी था। और उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी कैसे हो या फिर उससे भी और आगे जाके कुछ कर सकते हैं क्या, मेरे ख्याल से ये सोच पर काम होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से हमारा फोकस अभी वहां पर है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार ने ही कानून बनाया। महाराष्ट्र सरकार भी एग्जाम में गड़बड़ी रोकने को लेकर गंभीर है, इसलिए पेपर लीक की बात सामने आते ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के ऊपर कड़े से कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इसके पहले कड़ा कानून कभी भी नहीं था। जो कड़ा कानून पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेके आए, और इसके पहले भी पेपर लीक जो है बहुत होते थे, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी ली है। और जिम्मेदारी लेने के बाद ये सिस्टम पूरा फुल प्रूफ कैसे होगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र में पेपर लीक एक और सबूत है इस बात का कि जिन्हें एग्जाम का चौकीदार बनाया वही लुटेरे निकले। सिस्टम में बैठे लोगों ने ही पेपर लीक किया। यहां भी कोचिंग चलाने वालों के जरिए मोटी रकम का लेन देन हुआ। 40-40 लाख रुपए लेकर सवाल बताए गए। अगर गौरव नाम की लड़के की ऋतुजा नाम की लड़की से पहले दोस्ती और फिर तकरार न होती तो शायद ये अपराधी कभी सामने नहीं आते। बेईमानी से पास होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर बनते और जीवन भर करप्शन करते। पर उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की, ड्रग इंस्पेक्टर बने और अब नौकरी चली गई। उन्हें बिना बात की सजा मिली। एक बात साफ है, जहां जहां पेपर लीक होते हैं वहां वहां अंदर के लोग, पेपर सेट करने वाले लोग, कोचिंग वालों से मिलकर ये पाप करते हैं और ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट सफर करते हैं। इसी कारण लोगों में आक्रोश है। नौकरी हासिल करने के लिए फ्रॉड करने का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। लोग बेईमानी के कैसे कैसे नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। राजस्थान में एक शख्स ने फर्जी डिग्री की मदद से नौकरी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि एक नौकरी के लिए 2-2 फर्जी डिग्रियां लगाई गई। यह मामला राजस्थान के सांचौर का है, भारमल राम से जुड़ा है। भारमल राम ने दिसंबर 2022 में राजस्थान सरकार के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए अप्लाई किया। खास बात यह थी कि जब उसने पीटीआई की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा तो एप्लीकेशन के साथ साथ राजस्थान में चुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से मिली बीपी एड डिग्री को अटैच किया। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। खास बात यह कि भारमल राम की लगाई गई ये डिग्री फर्जी थी। ये बात उसे भी पता थी। यही वजह है कि भारमल राम एग्जाम में पास हो गया। उसे नौकरी देने से पहले वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो इस बार उसने राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के बजाय मध्य प्रदेश की सत्य साई यूनिवर्सिटी से मिली बीपी एड की डिग्री पेश कर दी। एप्लीकेशन फॉर्म में अलग और फाइनल वेरिफिकेशन में अलग यूनिवर्सिटी की डिग्री देखकर प्रशासन चौंका। जांच हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि भारमल राम ने सिर्फ डिग्रियां ही फर्जी नहीं बनाई, बल्कि पीटीआई के एग्जाम में अपनी जगह डमी कैंडिडेट भी बिठाया था। चुरू की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ली गई फर्जी डिग्री का भंडाफोड़ होने के डर से उसने मध्य प्रदेश में सीहोर की सत्य साई यूनिवर्सिटी से बैक डेट की बीपी एड डिग्री बनवा ली। आज हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ सीहोर की इस यूनिवर्सिटी में गए तो ईद उल मिलाद की वजह से वहां छुट्टी थी, लेकिन वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों और आसपास के लोगों से यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाली बातें पता चली। सत्य साई यूनिवर्सिटी में बैक डेट में फर्जी डिग्री देने का रैकेट बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी से जुड़े रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा जब्त किए गए। फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आया कि भारमल राम के नाम से 2 अलग अलग अकाउंट बनाए गए थे। बैक डेट के रजिस्टर में कई पेज खाली रखे जाते हैं। बैक डेट में डिग्री चाहने वालों का नाम उन पन्नों में दर्ज कर लिया जाता है। फर्जी डिग्री का यह सारा लेन देन कैश में होता था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होने से डिजिटल एविडेंस रिकॉर्ड हो जाते। ये पता चल जाता है कि डिग्री कब ली गई, इसलिए पैसे नकद लिए जाते हैं और आसानी से बैक डेट की डिग्री दे दी जाती है।
7 महीने लंबी चली कार्रवाई के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मामला 2022 की राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें जब जांच की इस पूरे एसओजी ने, तब पता चला कि दरअसल जो वहां का चुना हुआ अभ्यर्थी है उसने अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी बिठाकर न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसके द्वारा जो मार्कशीट दी गई थी वो फर्जी बीपीएड की डिग्री की थी और बैकडेट में जारी होने का उसका साफ पता चल रहा था। 66 और अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी, उन सभी अभ्यर्थियों के पास जो डिग्री है वो बैकडेट की है, फर्जी डिग्री है। ये संदेह है क्योंकि तमाम जो फॉरेंसिक जो रिकॉर्ड यहां से जब्त किए गए हैं, जो सीरीज जब्त की गई थी, जितना भी जो डेटा है उसमें पता चला कि अलग अलग लेजर जो है वो बिल बुक्स बनाई गई थी, लेजर बनाया गया था। बैकडेट के जितने भी रिकॉर्ड थे उनको खाली रखा गया था ताकि अगर कोई नया जो अभ्यर्थी आता और बैकडेट में बीपीएड की डिग्री बनवाना चाहता है ऐसे किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो जो खाली जो रजिस्टर्स थे उनमें एंट्री कर दी जाती थी। बैकडेट में ही फीस के पैसे कैश में लिए जाते थे ताकि कोई भी ट्रेस ना ये साबित हो कि ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो अभी किया गया है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में सत्य साई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकेश तिवारी, एग्जाम कंट्रोलर संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को अरेस्ट किया है। इन तीनों को मध्य प्रदेश से जयपुर ले जाया गया है। जांच में सत्य साई यूनिवर्सिटी को लेकर और भी कई खुलासे हुए। राजस्थान में हुए पीटीआई के एग्जाम में 66 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने इसी सत्य साई यूनिवर्सिटी से बैक डेट में बीपीएड की डिग्री ली थी। और यहां सिर्फ बीपीएड ही नहीं बल्कि बीएड और फार्मेसी समेत कई कोर्सेज की फेक डिग्रियां बांटी जाती हैं। अब राजस्थान पुलिस के एक्शन और वाइस चांसलर की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी माना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फर्जीवाड़ा करती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार अब एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जिससे स्टूडेंट्स को लेकर सटीक जानकारी मिलेगी। आयोग के पास में जब उनके एडमिशन की प्रक्रिया होती है तब आयोग को उनको सूचित करना रहता है। कई विश्वविद्यालय अभी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एडमिशन देते रहते हैं। आयोग की साइट जो रहती है, जो बंद हो जाती है, उसको खुलने के लिए भी दबाव बना रखते हैं। लेकिन अभी हमने कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि जैसे ही विश्वविद्यालय ने एडमिशन दिया वो ऑटोमेटिक हमारे आयोग के भी उस पर वो आ जाए, ताकि बीच का जो गैप है और उसका लोग लाभ उठाते हैं, जो भी फर्जी इस प्रकार के दस्तावेज बनाना चाहते हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों पर ऑटोमेटिक नियंत्रण लगेगा कि जैसे वहां पर उन्होंने एडमिशन करा और उस एडमिशन हमारे पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी उनको अपलोड करना रहता है विश्वविद्यालयों को और वो समय पे नहीं करते हैं। फिर बड़ी संख्या में बच्चों का भविष्य का विषय रहता है, तो जब आखिरी में जाकर के कि इतने बच्चों को क्या होगा, तो कोई कोर्ट का सहारा लेता, कोई क्या करता है। इसलिए हमने इस बार के जिनको भी एडमिशन दोगे वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने जा रहे हैं आगे जाकर के, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की छात्रों को कोई दिक्कत नहीं हो। फिल्म अमर प्रेम का गाना है, माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। अगर वाइस चांसलर ही फर्जी डिग्री देने के अपराध में शामिल हो जाए तो शिक्षा को पाताल में जाने से कौन रोक सकता है। नौकरी पाने के लिए बाजार में बिकाऊ माल है और खरीदार भी मौजूद हैं। इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं और करप्शन का जाल इतनी दूर दूर तक फैला है कि उससे पार पाना मुश्किल है। जब डिग्री फर्जी हो, जब एग्जाम में बैठने वाला कैंडिडेट डमी हो, तो इस सिस्टम से जो टीचर निकलेंगे वो क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे। इस तरह के क्राइम को कोई सरकार, कोई प्रशासन अकेले नहीं रोक सकता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और परीक्षा में बेईमानी के लिए कड़ी सजा। जब तक 2-4 लोगों को एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा तब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा। नेपाल से आज बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत डरावनी हैं। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में जबरदस्त तबाही मचाई है। भाटेकोशी नदी में इतना तेज सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग अपने रोज के काम में लगे थे। किसने सोचा भी नहीं था अगले 30 सेकंड में मौत उन पर सैलाब बनकर झपटने वाली है। न किसी को पहले से ऐसा कुछ अंदेशा था। शांत बह रही नदी में अचानक
100 फीट ऊंचा बहाव आया। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागे। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। कुछ ही सेकंड में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सैकड़ों लोग बह गए, इमारतें कागज की तरह पानी में बह गई, गाड़ियां जलमग्न हो गई। 30 सेकंड में नेपाल के 2 बड़े बाजार तबाह हो गए। सैकड़ों घर और दुकानें, 3 पुलिस चौकियां, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दर्जनों पुल बाढ़ में बह गए। बाढ़ की चपेट में आने से 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें नेपाल पुलिस और आर्म फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं। 291 लोग दूसरे देशों से आए टूरिस्ट हैं, जिनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने निकले थे। नॉर्थ रसुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के 4 जवान भी अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता हैं। अब तक 98 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही भोटेकोशी नदी के किनारे बसे इलाकों में हुई। नदी के रास्ते में आने वाला सब कुछ सैलाब में बह गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि बाढ़ के रास्ते में आने वाली इमारतों और सड़कों का नामो निशान नहीं बचा। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि चीन से सटे तिब्बत के बॉर्डर इलाके में आज 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत से नेपाल की ओर आने वाली नदी में गिरा। ग्लेशियर का साइज इतना बड़ा था कि उसने नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसी बीच क्लाउड बस ने नदी में मलबा फेंक दिया। पानी का बहाव ग्लेशियर की वजह से रुक गया था और तेज प्रेशर क्रिएट होने लगा। थोड़ी देर बाद पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि तेज धमाके के साथ ग्लेशियर टूट गया। नदी का पानी बहुत स्पीड से निचले इलाकों की तरफ बहने लगा, जिससे भोटेकोशी नदी जहां जहां से गुजरी वहां वहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगा। यस्तो हो अनि एक्कासी फोन गर्दाखेरि आफूले फोन गरेर चाहिँ यसरी घर ल भनेर रुवाबासीको तर अब सम्झिनेहरू बालबच्चाहरू चाहिँ सकुशलले छन्। अब ठुलो सम्झि चाहिँ नि सम्झिने चाहिँ बगाएर लगेको अवस्था छ र ठुलो सम्झि चाहिँ हराइरहेको अवस्था छ। खोजी कार्य भइरहेछ। 8-10वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें हमने सुनी हैं और मैं हिंदी बता देता हूं कि नेपाल के लोग क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तबाही का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग्स को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। बहुत तबाही मची है। हर कोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में परेशान है, जानकारी जुटा रहा है ताकि पता चल सके वो सुरक्षित हैं या नहीं। जिस वक्त तिब्बत से फ्लश फ्लैट नेपाल में आया, उस वक्त तिब्बत नेपाल इमिग्रेशन सेंटर में कैलाश मानसरोवर जाने वाले 77 यात्री वहां मौजूद थे। इसकी जानकारी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने दी है। उन्होंने बताया कि 21 ग्रुप में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर गए थे, जिनमें से 148 यात्री अभी नेपाल में थे। उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि 5 मंजिला इमिग्रेशन सेंटर पूरी तरह पानी में बह गया। जो भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे थे, वो सारे लोग चीन के इसी इमिग्रेशन सेंटर में रह रहे थे। अब उनकी तलाश की जा रही है। नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बायरन शाह से फोन पर बात की है और इस आपदा के बाद भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत सरकार ने नेपाल के लिए मदद भेज दी है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके जानकारी दी। नेपाल को भारत की तरफ से 10 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ भेजी गई है। इसके अलावा थोड़ी देर में इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर रिलीफ मटेरियल और मॉडर्न इक्विपमेंट लेकर काठमांडू के लिए फ्लाई करेगा। भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है +977 985 131 6807 और +977 970
91075000। नेपाल में फंसे भारतीयों के बारे में जानकारी इन नंबर पर फोन करके ली जा सकती है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की अपील की है और साथ ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। काठमांडू से इन इफेक्टेड इलाकों की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, हालात का जायजा लिया। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि नेपाल को चीन ने टाइम पर अलर्ट नहीं किया। इस सैलाब की जानकारी चीन ने 45 मिनट की देरी से नेपाल को दी, जिसकी वजह से नेपाल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वक्त नहीं मिल पाया। अगर चीन ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जानकारी रियल टाइम पर शेयर की होती तो नेपाल के पास लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का समय मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जान माल का भारी नुकसान। तिब्बत से आए सैलाब नेपाल के बाद भारत में भी तबाही मचा सकता है। नेपाल से होकर यह सैलाब गंडक नदी के सहारे बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण होते हुए भारत में प्रवेश करती है, इसलिए सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पश्चिम चंपारण समेत 6 जिलों पर रखा गया है। यहां से गंडक नदी पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। उत्तर प्रदेश के भी 3 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया जिले शामिल हैं। माना जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गंडक नदी के जरिए नेपाल से भारत पहुंच रहा है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है। नहरों में ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही सेंसिटिव जिलों में तैनात कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए दिल्ली से एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा यूनिट को मोबिलाइज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उनके तरफ से हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए वो खुद पश्चिम चंपारण पहुंचेंगे। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। एनडीआरएफ कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि बिहार और यूपी को मिलाकर 9 टीमें डिप्लॉय की जा चुकी हैं। गंडक के किनारे यूपी के कुशीनगर, बिहार के पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन इस सैलाब का इम्पैक्ट कितने इलाकों तक होगा, कितना होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट और एडवाइजरी के हिसाब से हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। तो ऑलरेडी बिहार में हमारी टीम्स डिप्लॉयड थी, बट अभी आज ये स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हुई है, एमएचए भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और स्टेट गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने भी अभी असेसमेंट किया शाम को। उसके बाद एक वेस्ट चंपारण जो गंडक रिवर बेसिन के साथ ही पड़ता है और मुजफ्फरपुर, तो 2 टीमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको टीमें चाहिए, तो हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई वहां पे। और ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी असेस किया, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी टीम गई है। तो ऑलरेडी 9 टीम्स हैं हमारी बिहार में अलग अलग जगह, और 2 टीम्स ये स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के मद्देनजर गई हैं। सीडब्ल्यूसी का भी एडवाइजरी था सुबह का, तो हम लोग सुबह से ही उस पर नजर बनाए हुए थे और हमारी एडिशनल टीम्स स्टैंड बाय में है। जैसे से अगर स्थिति जिस हिसाब से पानी नीचे आता है और अगर स्थिति बनती है तो हमारी एडिशनल टीम भी डिप्लॉय होंगी। डिपेंड करेगा कितना वाटर फ्लो ऊपर से आ रहा है और कितना वाटर जो है पानी वहां से छोड़ रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो अभी इस स्थिति में अभी एग्जैक्टली कितना एरिया वो इंडंडेशन होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय चौधरी ने कहा, आज की रात बिहार के लिए बहुत भारी है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है।
हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन बाढ़ से होने वाली तबाही को पूरी तरह से टाला जा सके ये संभव नहीं है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है, वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है, और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। नेपाल के लोगों का दावा है कि मौत का यह सैलाब चीन से आया। जहां ग्लेशियर फटा वो हिस्सा नेपाल से 50 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड को नेपाल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे। अगर चीन ने ये इन्फॉर्मेशन समय रहते नेपाल को दी होती तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए आधा घंटा काफ़ी था, लेकिन चीन ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। पानी के बहाव का स्केल और पानी के साथ आया मलबा इतना भयानक था कि रास्ते में जो कुछ आया, बिल्डिंग्स, पुल, सड़कें, सब कुछ तबाह हो गया। कैलाश मानसरोवर से लौटने वाले यात्री चाइना बॉर्डर पर चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद थे। पानी के सैलाब में वो सब के सब बह गए, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। नेपाल के कुछ एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि जहां चीन का डैम टूटा वहां से अब दूसरा फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। जब सब कुछ बर्बाद हो चुका तब चीन ने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जानकारी शेयर की है। चीन से भेजी गई इस तबाही को नेपाल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की तो अखिलेश यादव भी मैदान में कूदे। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। योगी ने कल ही 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया था। आज योगी रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्कीम का तोहफा देने के लिए आए। ऐलान किया कि राखी के मौके पर महिलाओं के लिए 3 दिन तक बस सर्विस फ्री रहेगी। उनके साथ जाने वाले किसी भी सदस्य का टिकट नहीं लगेगा। योगी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं का पूरा ख्याल रखेगी। इस दौरान योगी ने अखिलेश को भी निशाने पर लिया और योगी ने कहा कि यूपी की महिलाएं वो दौर नहीं भूली हैं जब वो न घर में सुरक्षित थी, न बाहर उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी थी। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं थी, न पानी था, न बिजली। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर समाजवादी पार्टी के माफिया डाका डालते थे। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी,
किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। अब मैं आपको महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव का पक्ष सुनवाता हूं। अखिलेश समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं के साथ सामने आए। अखिलेश ने स्त्री सम्मान समृद्धि स्कीम्स का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन अगले 5 साल तक हर साल बढ़ेगी। इंटर पास करने के बाद छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा। महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस अलग से शुरू होगी। क्योंकि योगी ने महिला सुरक्षा को इशू बनाया था, इसलिए अखिलेश का फोकस भी महिलाओं की सेफ्टी पर रहा। उन्होंने भी बार बार महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी का वादा दोहराया। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी महिलाओं से सिर्फ झूठे वादे करती है, उनके लिए कोई काम नहीं करती, लेकिन वो अपनी बात के पक्के हैं। वो सरकार में आए तो हर वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा अगर बीजेपी वाकई में महिलाओं के लिए सोचती है तो पहले संसद और विधानसभा में महिला रिजर्वेशन लागू करके दिखाए। तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मनमर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातों का तुरंत जवाब दिया। योगी ने कहा कि महिलाओं के हक पर डाका डालना समाजवादी पार्टी की आदत है। महिला रिजर्वेशन का जो मामला लटका हुआ है उसकी वजह अखिलेश और राहुल गांधी हैं। योगी ने कहा फिर भी
महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी उनकी सरकार ये बिल पास कराने की कोशिश करेगी। हमारा स्पष्ट प्रयास है आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है, अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक चैरिटी नहीं या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा का ये विश्वास योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और महिलाएं किसी भी हालत में नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में फिर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। पेंशन, साइकिल, लैपटॉप ये सब बाद में आता है। योगी को एक और एडवांटेज है, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डील किया। टॉयलेट्स बनवाए, चूल्हे को गैस से रिप्लेस किया, बैंक खाते खुलवाए, सरकारी मदद से बने पक्के मकान महिलाओं के नाम किए, लखपति दीदी और ड्रोन उड़ाने वाली बहनों की फौज तैयार कर दी। और अब संसद में 33% आरक्षण के प्रॉमिस ने रही सही कसर पूरी कर दी। जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश यादव की एक बड़ी ताकत है मुस्लिम वोटर्स, जो उन्हें एक मुश्त मिल सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों के दंगल में आज ओवैसी कूद पड़े। ओवैसी ने हैदराबाद में मंच सजाया, हिजाब को मुद्दा बनाया और मोदी ने कहा कि हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सरासर गलत है, किसी अदालत को हक नहीं है कि वो मुसलमानों के मजहब में दखल दे। इसके बाद ओवैसी अपने मुद्दे पर आए। ओवैसी ने कहा वक्त आ चुका है, मुसलमानों को अपनी क़यादत तैयार कर लेनी चाहिए, मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। जैसी ताकत बिहार चुनाव में दिखाई, वैसी ही ताकत यूपी में भी दिखानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने से अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में काम जीते जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। और जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं, प्यारे इल्जाम लगाओ। लोग क्या क्या बोलते मेरे बारे में। किसी ने आकर मुझसे कहा ओवैसी तू जमहूरियत का बहुत बड़ा मुजरिम है। हम मुजरिम जरूर हैं, मगर हमको यकीन है कि अल्लाह और उसके रसूल के सत्ते में अल्लाह हमको कामयाब और कामयाब करेगा। जब हर समुदाय की एक लीडरशिप हो सकती है, तो भारत में मुसलमानों की क्यों नहीं। भारत मजबूत होगा, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। ये क्या बात है कि 18 करोड़ समुदाय की आबादी, उसके 24 MP भारत में होंगे, पार्लियामेंट में 24 है। कोई पूछने वाला नहीं है, बोल नहीं सकते वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस नहीं कि यही मुस्लिम बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि अल्लाह ने हमको मौका दिया है, इज्जत दिया है, मुकाम दिया है। तो तुम अखबारात को काला कर लो, तुम्हारे वीडियोस भर दो मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का एडवांटेज ये है कि वो मुसलमानों के इश्यूज पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन नए वातावरण में अखिलेश की लिमिटेशंस हैं। उन्हें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के वोट भी चाहिए,
इसलिए वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के नाम पर सियासत शुरू की थी, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को और भी हवा दे दी। राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर लिखे गए शब्दों को कोट किया, तो ओवैसी ने दलितों को लेकर लिखे गए श्लोक को कोट किया। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहता था। संघ से जुड़े कई नेता इसके सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी को अगर मनुस्मृति से इतना ही प्यार है तो वो इसके चैप्टर 7 में दलितों को लेकर क्या लिखा है ये जनता को खुलकर बताएं। मनुस्मृति के बारे में हम आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं मैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को हमने आईन बना लिया, संविधान 26 नवंबर 1949 को, और उसके 4 दिन के बाद आरएसएस का एक माउथपीस है 30 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को उन्होंने भारत के आईन के बारे में शिकायत लिखी। ये आईन क्या है? ये तो आईन ही नहीं है, मनुस्मृति होना चाहिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। आपको उससे तकलीफ? अच्छा, फिर मनुस्मृति की ताईद में सावरकर भी थे, सावरकर भी थे। वो सावरकर जो अंडमान की जेल में थे, मगर अंग्रेजों को खत लिख रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ देता हूं, मुझे छोड़ दो। और हम क्या कर रहे थे? अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, मगर जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। अंग्रेजों को खत नहीं लिखा, लव लेटर नहीं लिखा। ये मनुस्मृति के बारे में अगर बोलूंगा तो बहुत दिन लोगों को पेंचिश हो जाएगा। खाली बोल के छोड़ देता हूं। अपन क्या करते, उसको लेके सर छोड़ते ना, चुमटी लेके। उसका चैप्टर 7 कोड 270 शूद्रा के बारे में क्या बोल रहा, दलितों के बारे में पढ़ लो। चैप्टर 7 कोड 279, चैप्टर 1 कोड 91 शूद्रास के बारे में क्या करा, पढ़ के सुना दो हमारे को। आप नहीं बोल सकेंगे। मनुस्मृति पर राहुल गांधी और ओवैसी दोनों की बातों का जवाब दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष मनुस्मृति की गलत व्याख्या कर रहा है। उनका मकसद हिंदू समाज में विभाजन पैदा करना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग बार बार मनुस्मृति की बात करते हैं वो देश को पहले ये बताएं उन्हें ओरिजिनल मनुस्मृति मिली कहां से, वो किसका लिखा पढ़ रहे हैं। अरे रक्षति शब्द है, रक्षति का मतलब अधीन नहीं है। आज हमारी डिफेंस फोर्सेस देश की रक्षा करती हैं कि नहीं? मैं ऐसे मूर्ख चक्र चूड़ामणि लोगों से कहता हूं, मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, सेना रक्षति राष्ट्रे, पुलिस रक्षति जनपदे एंड गार्ड रक्षति संस्थाने। अब बताइए, पुलिस हमारी रक्षा कर रही है जनपद में, हम उसके अधीन है। सेना हमारी रक्षा कर रही है देश की, तो देश सेना के अधीन है। ये जिसको आप मनुस्मृति कहते हैं, ये कहां है इसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि? सबसे पहले विलियम जोन्स, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, इंग्लैंड से आता है 1783 में, और एक साल में सारी संस्कृत सीख के 1784 में एडिट कर देता है। ट्रांसलेशन गजब है साहब। और इसके अलावा मनुस्मृति के अलावा उसने 2 और संस्कृत के पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, विद्याधर का हितोपदेश बाय द नेम फेबल्स ऑफ द बीदापाई और कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम। साहब, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम ओरिजिनल अवेलेबल है प्रायर टू ब्रिटिश टाइम। विद्याधर का हितोपदेश भी अवेलेबल है। भाई वो है कहां मनुस्मृति जिससे विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया? और विलियम जोन्स का जो ट्रांसलेशन है उसमें संस्कृत के श्लोक कोटेड ही नहीं है। संस्कृत के श्लोक सबसे पहले कोटेड हैं जॉर्ज जॉन बुलहर 1813 में। अब उसने जो लिख के दिया है अपने हिसाब से मनगढ़ंत, उसको आप मान रहे हैं और पूरे भारतीय समाज के ऊपर चस्पा कर रहे हैं। यह है मनुस्मृति, जो कंपैरेटिवली सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, पब्लिश बाय भारतीय विद्या भवन, जिसमें 9 टीकाकारों की टीका है, फ्रॉम कल्लूक भट्ट टू बररुचि टू मेधातिथि।
और इसमें ये 1972 में पब्लिश हुई है। और जो इन सर्किल है उसमें जानते क्या लिखा है? पब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1972 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की। भारतीय विद्या भवन का फाउंडर कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो गजब का आदमी है ना। अपने बाप को गलत साबित कर रहे हैं, अपनी दादी को गलत साबित कर रहे हैं, बाप के नाना गलत साबित कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को गलत साबित कर रहे हैं, महात्मा गांधी को गलत साबित कर रहे हैं। सुरेश तुर्जवे के कमेंट के बाद मनुस्मृति के बारे में और तो कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है, लेकिन विवाद इस पर नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल मनुस्मृति में क्या है और किसने उसे एडिट करके क्या बना दिया। जो मनुस्मृति अवेलेबल है उसमें महिलाओं के बारे में दो तरह की बातें कही गई हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ महिलाओं को पूजनीय कहा गया है, उसे मान लेना चाहिए। और जहाँ ऐसी बातें हैं जहाँ नारी जाति के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसकी निंदा करने में, उसको कंडेम करने में जरा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर पंजाब की सियासत से आई है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया। मुक्तसर साहिब में पंजाब बचाओ रैली को एड्रेस करते हुए सुखबीर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। खास बात है कि रैली में उन्होंने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह पर भी अटैक किया। हालांकि अपनी स्पीच का ज्यादा समय उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर फोकस किया। सुखबीर बादल ने कहा कि भगवंत मान सिख धर्म का अपमान करते हैं, शराब पीकर गुरुद्वारों में जाते हैं, सिख महापुरुषों का अपमान करते हैं, फिर भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भगवंत मान के बजाय अकाली दल होता है। बादल ने कहा कि भगवंत मान ने अपने 5 साल चुटकुले सुनाने में ही निकाल दिए, पंजाब के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भगवंत मान ने गुरु घर तक तलवंडी सब शराब पी के भगवंत मान गया, इन्ना तो कोई बोलिया? इन्होंने बरगाड़ी भगवंत मान उथे गुरु महाराज प्रकाश दे मैं दारू पीता बैठा, किसे बोलिया? भगवंत मान ने गुरु साहबान दियां फोटोआं उत्ते शराब दे छिट्टे सिट्टे, कोई इन्ना तो बोलिया? किधर गया थोड़ा गुस्सा उदों जो भगवंत मान ने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे स्टैचू ते पेशाब करने की कोशिश की, वीडियो आई, कोई इन्ना तो बोलिया? जेड़ा अपने आप नूं कहंदे असी बड़े बब्बर शेर हैं। आ देखो भगवंत मान आप बना लिया इनकलाब कह के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब आ करूगा। ते होया कि आप 5 साल बर्बाद करते चुटकलियां नाल, लोकां दे घर नहीं भरदे। भगवंत मान के बाद जो नेता सुखबीर बादल के निशाने पर रहे वो हैं खडूर साहब सीट से एमपी अमृतपाल सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव अमृतपाल सिंह ने जेल से ही जीता था और वो अभी भी जेल में ही हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि अमृतपाल सिंह 2022 में अचानक दुबई से पंजाब आया और 2 साल बाद ही सांसद बन गया। इससे जाहिर है उसे आगे बढ़ाने के पीछे किसी का हाथ था। बादल ने कहा कि अमृतपाल सिंह के परिवार का कांग्रेस से पुराना कनेक्शन रहा है। 2022 भाई अमृतपाल कनेड अपने दुबई चो आया, बाल कट्टे, पूरी शेव, किसी नू कोई पिछोकड़ नहीं पता की करता है, कित्थों आया, किवें आया, किवें पहुंचे। इत्थे आके कहंदे मैं असी वारिस है पंजाब दे। वारिस वो पंजाब दे बन गए जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू दी ढाल बना के आप थाने च लेके जाणगे। दूजी गल वड्डी गल है, इस परिवार का पिछोकड़ तुसीं जानते हो। 1984 तो लैके 1984 तो लैके तकरीबन 1920 तक वो कांग्रेस दे मोडी सी, पिंड दे सरपंच रहे कांग्रेस दे। उदों याद नहीं आया पंथ जदों कांग्रेस ने टैंकां तोपां ते दरबार साहब ते हमला किया, उदों उन्हां नूं दर्द नहीं आया।
ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਰਿਸ किधर गए? सुखबीर बादल भगवंत मान के बारे में क्या कहते हैं, अमृतपाल सिंह के बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का ये जानने में है कि क्या अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या नहीं। बीजेपी और अकाली दल दोनों के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ें। मोटे तौर पर इतिहास ये रहा है कि शहरों के वोटर बीजेपी के साथ रहे और ग्रामीण क्षेत्रों के अकाली दल के साथ। इसीलिए दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तो फायदा होगा। लेकिन दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता एलाइज तो चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर, इसलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में 29 अगस्त को उनका कार्यक्रम है। 5000 से ज्यादा भारतीय जुटेंगे, लेकिन उनके पहुंचते ही इस प्रोग्राम को लेकर विवाद शुरू हो गया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल समेत कई संगठनों ने मोहन भागवत के प्रोग्राम का विरोध शुरू कर दिया है। कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल करने की मांग हो रही है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी भी संघ प्रमुख भागवत के विरोध में उतर आए। ममदानी ने प्रोग्राम कैंसिल करने पर तो साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो बांटने वालों की सोच का समर्थन नहीं करते, वो इसके विरोध में है। I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to. I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बयान का हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूं। ममदानी कह रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर हैं। उनकी मां और उनका परिवार अभी भी भारत में ही है। उनके दिमाग में भारत की इमेज एक ऐसे देश की है जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहां हर धर्म का व्यक्ति सभी को अपना मानता है। जोहरान ममदानी ने कहा कि ऐसे देश में बांटने वाली विचारधारा का बढ़ना चिंता की बात है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम का विरोध करता हूं। जब उनसे पूछा गया क्या ये रैली रद्द की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा वो इस रैली का सपोर्ट नहीं करते। उन्हें ये नहीं पता है कि किसी निजी कार्यक्रम को कैंसिल करने का अधिकार उनके पास है या नहीं। जब ममदानी संघ प्रमुख की बात सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मोहन भागवत आरएसएस के परंपरागत नेताओं से अलग हैं। वो बांटने की बात नहीं करते। मोहन भागवत तो कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देवबंद के इस्लामिक स्कॉलर से भी अपने इनिशिएटिव पर बात की है। वो आरएसएस को पहले की तरह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते, हर विषय पर खुलकर बोलते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यंग जनरेशन को लेकर उनके विचार कितने खुले और कितने मॉडर्न हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क में जब मोहन भागवत बोलेंगे तो संघ को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कानपुर में टेंडर माफिया ने इस कदर भ्रष्टाचार किया कि सबको चौंका दिया। कानपुर नगर निगम के हर छोटे बड़े टेंडर में इस माफिया का दखल होता था। टेंडर किसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ टेंडर माफिया तय करते थे। इस सिंडिकेट में 10 से 12 कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे। इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन कानपुर में नगर निगम के कामों पर जब सवाल उठा, योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। म्युनिसिपल कमिश्नर ने जांच की और जांच में टेंडर माफिया के सिंडिकेट का खुलासा हुआ। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड गोविंद शर्मा फरार हो गया। इसके सिंडिकेट में संदीप जैन, रंजन वाजपेयी समेत 10 से 12 छोटे बड़े ठेकेदार शामिल हैं। गोविंद शर्मा फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराता था, ठेकों को मैनेज कराता था। उसने ऐसी कई फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराया जिनके पास रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कामों के लिए प्लांट और रिसोर्सेज तक नहीं थे।
इन्हीं फर्मों को टेंडर प्रोसेस में शामिल कराकर टेंडर लिया जाता था। इसमें 7 से 15% तक कमीशनखोरी होती थी। अब सरकार की सख्ती के बाद शिकंजा कसा तो टेंडर माफिया की गिरफ्तारी होने लगी। उनके 100 करोड़ से ज्यादा के पेंडिंग पेमेंट्स को होल्ड किया गया। 10 से ज्यादा फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे और 85% डाउन पे ठेका डलवाने के बात करता था। करीब 100 करोड़ के इन्होंने टेंडर को निरस्त करके और शीघ्र जो है रीटेंडरिंग 10-15 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करके अभिलेखों को स्वीकृत कैसे करा गया है, कार्य को पास कैसे करा गया, भुगतान कैसे करा गया है, तो इनकी जांच पड़ताल हम अधिकारियों की मिलीभगत की अलग से करेंगे। और साथ साथ जितनी फर्में जो है ब्लैक लिस्ट की गई हैं, करीब 7 फर्में ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की है जिनके अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। इसने गति तेजी पकड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन जो है वो सख्त कार्रवाई के अपने पिछले समय से देख रहे हैं कि किसी विभाग में भी जहां पर ये अनियमितताएं बरती जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, इस पे सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। 0 टॉलरेंस है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि करप्शन को लेकर उनकी नीति 0 टॉलरेंस की है। इसीलिए जब योगी को शिकायत मिली कि कानपुर नगर निगम में टेंडर माफिया ने कब्जा कर लिया है, टेंडर देने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो योगी ने सख्ती दिखाई, जांच शुरू हुई। आज एसआईटी की टीम भी जांच करने के लिए कानपुर पहुंची। अभी कुल 650 करोड़ के 275 टेंडर्स की जांच की जानी है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आपको इंडिया के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की बदहाली की ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं। ऐसी तस्वीरें जो बारिश के बाद सड़कों पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हैं, गड्ढों की तस्वीरें हैं, ट्रैफिक के जाम की तस्वीरें हैं। हर साल आती हैं और इस साल भी गुरुग्राम की तस्वीरें बिल्कुल सेम हैं। गुरुग्राम में बारिश हुई, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें डूब गई, सड़कों पर 20 फीट का गड्ढा बन गया। गुरुग्राम की इस हालत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बदहाली के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार रही तो गुरुग्राम में डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन हुआ, बिल्डर्स ने जमीनों पर कब्जे कर लिए, नदी नालों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, जिसकी वजह से गुरुग्राम का सुएज सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट बर्बाद हो गया। अब बीजेपी की सरकार कंडीशन सुधारने की कोशिश में लगी है। देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 22 साल से एमपी हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी वो एमपी थे और आज भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की तरफ से एमपी हैं। उनके आरोपों का जवाब दिया हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा ने। हुड्डा ने यही बात कही, राव इंद्रजीत मौजूदा सरकार में भी 12 साल से एमपी हैं। पहले वो कांग्रेस की सरकार में भी 12 साल एमपी रहे, 22 साल से लगातार गुरुग्राम से सांसद हैं। इसलिए गुरुग्राम की बदहाली का ठीकरा उन्हें दूसरों पर नहीं फोड़ना चाहिए, उन्हें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुरुग्राम में इस तरह की वाटर लॉगिंग, गंदगी और बदहाली की तस्वीर कभी नहीं दिखी। अब हर दिन प्रॉब्लम झेल रहे लोग सच समझ चुके हैं, वही इसका सही जवाब देंगे। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया। लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के किनारे पे ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं।
आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा? ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्यों चौक पड़े हैं सीधे, क्या कारण है? जो अंडर टर्न बनाए, अंडर ब्रिज बनाए, उस अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बनाया था? गुरुग्राम को देश के सबसे एडवांस टाउनशिप में गिना जाता है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, मैग्नोलिया जैसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ 50-50 करोड़ के फ्लैट्स मिलते हैं। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट्स, गुरुग्राम के बार पूरे एनसीआर में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। पर जब बारिश आती है तो यही गुरुग्राम मजाक का विषय बन जाता है। कोई कहता है ये हमारा प्यारा वेनिस है, कोई इसे हरियाणा की स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहता है। किसने कहा कि 22 साल से गुरुग्राम में 2 चीजें परमानेंट हैं, वाटर लॉगिंग और यहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोटी बात है, गुरुग्राम में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, पर ड्रेनेज सिस्टम किसी काम का नहीं है। न सुएज सिस्टम है और न उसका मेंटेनेंस होता है। गुरुग्राम ओवर पॉपुलेटेड है, इसीलिए यहाँ के हर सिस्टम पर प्रेशर है जिसका इलाज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को संबोधित करेंगे। देश के सभी जिलों से कॉलेज स्टूडेंट जुड़ेंगे। निर्मला सीतारमण कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ मीटिंग करेंगी। अमित शाह गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कावेरी विवाद पर बातचीत के लिए डीके शिव कुमार दिल्ली आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों और वकीलों से मुलाकात करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।